अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम्स ये हमारे जारी हैं और एशिया कप टीम पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट इनफैक्ट ओवर ही हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया जिसके ऊपर हमारी कल बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, पहली इनिंग्स तक सिलसिला प्रोग्राम का जारी था और हमने बात की जिस तरह की बैटिंग टीम पाकिस्तान ने की थी, उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती रहीं और स्कोर के हवाले से बात हुई कि जिस तरह का स्टार टीम पाकिस्तान ने लिया था उसको देखते हुए निस्बतन बेहतर स्कोर पे ही इख्तिताम हुआ। बहरहाल मैच की समरी थोड़ी सी बयान करूंगा, उसके बाद फिर आज डिस्कशन की तरफ आऊँगा। मेहमान भी हमारे साथ कुछ देर बाद होंगे लाइन पर, उनसे भी बात होगी। कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन, जो कि सेमीफाइनल समझा जा रहा था और इनफैक्ट था भी सेमीफाइनल, यानी दोनों टीमों से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, ये सिनेरियो था। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि टीम पाकिस्तान ने बैटिंग को चूज़ किया और 252 रन बना सके। 42 ओवर तक ये खेल जो है वो महदूद कर दिया गया था। बारिश की वजह से खेल मुतासर हुआ था 7 विकेटों के नुकसान पर। फिर जनाब जब श्रीलंका की टीम ने चेस करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि बहुत आसानी से ये स्कोर जो है वो चेस कर लेंगे, बहुत आसान उनके लिए टोटल जो है वो नज़र आ रहा था। और उसके बाद मैच में छोटा सा ट्विस्ट आया, बैक टू बैक विकेट्स गिरी और फिर श्रीलंका के ऊपर दबाव हुआ और जो फिनिश हुई वो श्रीलंका के फेवर में हुई। 252 रन बनाए श्रीलंका की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर। ये टारगेट उन्होंने 42 ओवर्स में यानी कि आखिरी गेंद पर ये स्कोर उन्होंने चेस किया। और जो उनके प्लेयर ऑफ द मैच थे कुशाल मेंडिस, 91 रन उन्होंने स्कोर किए 87 गेंदों पे। बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली। पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो टॉप स्कोरर रहे, 86 रन उन्होंने बनाए 73 गेंदों पर। अब्दुल्ला शफीक इसके अलावा स्टार बैट्समैन थे, 69 गेंदों पर 52 रन उन्होंने स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद ने 40 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। और इसमें जो बैटिंग ऑर्डर था इसके ऊपर भी बहुत बात हुई है, इसके ऊपर अभी आगे चल के बात होगी। मथीसा पथिराना ने 65 रन किए और 65 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया 8 ओवर्स में। इसके अलावा मधुशन उनके जो बॉलर थे, इस 7 ओवर में उन्होंने 58 रन से के 2 विकेटें ली। और वेलालेगा जो उनके स्टार बॉलर थे, इससे पहले भी स्टार परफॉर्मर थे, 9 ओवर्स में 40 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। कुशाल मेंडिस श्रीलंका की जानिब से स्टार बैटर थे जिन्होंने 87 गेंदों पर 91 रन स्कोर किए। असलंका दूसरे नंबर पर 47 गेंदों पर 49 रन और समरा विक्रमा ने 51 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद वेटरन क्रिकेटर ने 8 ओवर्स में 50 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 9 ओवर्स में 52 रन देकर 2 विकेटें और शादाब खान ने 9 ओवर्स में 55 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस तरह ये मैच जो है वो श्रीलंका के नाम रहा और आखिर में जाके ऐसा महसूस हुआ एक लम्हे पे कि शायद पाकिस्तान मैच में वापस आ गया और ये आसानी से मैच जीत सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैच को सही तरह फिनिश नहीं कर सके और इस एशिया कप से पाकिस्तान की टीम जो है वो बाहर हो गई। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इकबाल जमील साहब। उनको मैं वेलकम करूँगा। इकबाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट्स ओके, फाइन, थैंक यू। इकबाल साहब, कल के मैच के ऊपर क्या कहा जाए? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा बैटिंग के हवाले से बात हो जाए। आप और हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला जो कि पहले करना चाहिए था नहीं हुआ, कल उन्होंने फाइनली फ़ैसला किया। लेकिन जिस तरह की बैटिंग स्टार्ट में हुई है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इकबाल साहब, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए पहले। देखिए, टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला था वो मेरे ख्याल में गलत नहीं था। जी, दूसरी बात है कि आप ये बताइए कि कहीं दुनिया में, मैंने तो ये नहीं सुना या पता नहीं आपने अगर सुना हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आपने 2 दिन पहले टीम का अनाउंस कर दिया था, जी, उसके बाद एट द ईव ऑफ द टॉस कि आपने पूरी इंटायरली टीम चेंज कर दी। मतलब ऐसा कहाँ हुआ? मतलब ये सऊद शकील को पता था या नहीं था कि वेदर ही इज प्लेइंग और नॉट? फखर जमान को ये पता था कि खेलेगा या नहीं खेलेगा? जी, मतलब जाहिर सी बात है, जो मधुशान की गेंद पे जो वो आउट हुए, मतलब मुझे वो बिल्कुल अंडर प्रेशर लग रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात, 2 दिन पहले जो टीम अनाउंस की गई थी उसमें उनका नाम नहीं था। वो एक अटैकिंग प्लेयर हैं और फिर उनको लाके कि जनाब आपको पता है कि किसी भी शख्स को गुनागू कैफियत में रखना, कि इफ एंड बट्स में यार के मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, वो एक प्रेशर और टेंशन था। बैटिंग उसके बाद मेरा अपना जाती ख्याल है कि बाबर आजम भी इतने कामयाब नहीं हुए, वो भी उसका नाम क्या 29 रन बना के आउट हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ मैं तारीफ करूंगा बैटिंग की कि रिजवान ने और
जनाब इफ्तिखार ने दे प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और 108 रन की शराकतदारी थी, पार्टनरशिप थी। और अगर आप ऑनेस्टली आप ये देखिए तो स्कोर वाज नॉट बैड। मोहम्मद हारिस थे, इतने बड़े मैच में आप उनको ले आए, पहले उनका नंबर था कि ओपन करेंगे, फखर जमान जब नहीं थे, फखर जमान की जगह वो ओपन करेंगे, फिर उनको अपने 5वें नंबर पे खिला दिया। तो भाई इस टाइप के चेंजेस के बाद भी अगर ये परफॉर्मेंस थी तो दैट वाज नॉट बैड। लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लिए बैड तो देखें, कप्तान जो है वो खुद स्कोर नहीं कर रहे 2-3 मैचेस में, तो ये एक प्रॉब्लम थी बहरहाल। और लेकिन मेरा अपना ताज़ा ख्याल है कि 252 का जो स्कोर था इट वॉज वेल इनफ। ये 42 ओवर में किए थे, 42 ओवर में 8 ओवर बाकी थे। अगर वो 50 ओवर का पूरा मैच होता तो पाकिस्तान मतलब अब यू कुड इजीली से कि 290 280 करते। तो बैटिंग मेरे ख्याल में ये है, और काफी दिनों से ये पाकिस्तान का मसला चल रहा है कि जनाब के शादाब से एक्सपेक्टेंट भी आप ये कहते थे, लोग ये कहते थे कि वो ऑलराउंडर है। भाई कई मरतबा कह दिया शादाब इज नॉट एन ऑलराउंडर, ना जाने क्यों किसने उनको कह दिया कि जनाब आप बैटिंग की तरफ तवज्जो दें। देखिए उसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी बॉलिंग भी इफेक्ट हो गई। तो मतलब अगर शाहीन शाफरीदी को भी लोग कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी बैटिंग की तरफ तवज्जो दें, भाई ये ऑलराउंडर नहीं है, ये सिंपल स्पिनर्स हैं जो शादाब साहब, और जो बैट्समैन बाकी है नवाज कामयाब नहीं हुए। तो दूसरी बात ये थी कि नवाज को इफ्तिखार से पहले भेजा, पता नहीं मजीद कहते हैं कि आपने प्रेशर ले लिया। तो मैं दैट काइंड ऑफ डिसीजंस जो है ना, ये कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आपको मैचें हरवाती हैं, और यही नतीजा हुआ। कल देखिए पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हाथ से इनिशिएटिव निकल गया और वो एशिया कप से बाहर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल साहब, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। यही सब सवाल इस वक्त कर रहे हैं कि आपने किस तरह का बैटिंग ऑर्डर सेट किया और फिर नवाज़ को प्रमोट कर देना जब नीचे इफ्तिखार आपके पास मौजूद हैं, ये एक बड़ी अजीब सी बात रही है। और ये उस वक्त हुआ है जब आपको रन्स की ज़रूरत थी, और अगर वो रन्स नहीं होते जो रिजवान और उनके दरमियान पार्टनरशिप हुई है तो शायद इतना बड़ा टोटल भी आप सेट नहीं कर पाते। और अगर ये मोमेंटम पहले बन जाता तो हो सकता था कि आप स्कोर इससे ज़्यादा भी सेट कर सकते थे। वेल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकबाल साहब इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। वकार हुसैन साहब हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। वकार भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब। वकार भाई, ये कल के मैच के हवाले से बात हो रही है। अब ज़्यादा तो हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बहुत देर से इसको गलतियों को हाईलाइट करते आए, उसकी निशानदेही कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब नतीजा जो है वो निकला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमें ये ख्याल था कि पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसी टीमें हैं जो एशिया में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है अब वो बाहर हो गई है फाइनल की दौड़ से। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले चाहूँगा ज़रा यहाँ से इसका आगाज़ किया जाए। जी वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इकबाल साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि 253 रन बहुत अच्छे रन हो गए थे जी। लेकिन हम लोग हमेशा एक ही कहते हैं कि हमारी बॉलिंग जो है बहुत अच्छी है, हम बॉलिंग के अंदर हमेशा जीतते हैं, नो डाउट। कभी अभी आप ये देखें जो भी हमारे सामने कोई थोड़ी सी मजबूत बैटिंग लाइन आई है, हमारे बॉलर्स ने वहां पर हमेशा हमारे साथ नाउमीद ही किया है हम लोगों को। अब आप कल अगर बॉलिंग देखें, लेकिन सब चीज जो थी कि वो श्रीलंकन बड़े पॉजिटिव माइंड से बैटिंग करने आए थे। वो एक प्लान लेकर आए थे, वो प्लान के तहत खेले और उन्होंने आखिर तक जीतने तक उसको एग्जीक्यूट किया। तो आप ये देखिए फर्क है, उन्होंने एक वो मैच शायद मेरा ख्याल पहला मैच खेल रहे शायद कुशल परेरा, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं, अगर आप इसको राइट कर लें, बिल्कुल ऐसा है। और उनको खिलाया इस प्लान के तहत था कि उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि आपका काम ये है कि आपने रन निकालने। वो बैड लक के वो रन आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो भी बैट्समैन आया उसने आपने एक चीज नोट की होगी कि एवरेज को कम नहीं होने दिया, 6 से नीचे आने ही नहीं दिया। तो इस तरह वो उसमें कामयाब रहे और उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली। उन्होंने ये फिक्र नहीं की कि ये मैच हम हार भी सकते हैं या कुछ है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ नहीं था, उनके लिए मैच जीतना ही जरूरी था। अगर वो ये सोचते कि हमने हार जाए तो हारने के बाद तो बाहर होना ही था। और वो पॉजिटिव खेलने से मैं समझता हूँ कि उनकी टीम जो है वो फाइनल के लिए पहुंच गई। और पाकिस्तान की कल फील्डिंग का मेयार और बॉलिंग का मेयार बहुत खराब था। और जो स्पिनर्स आप कहते हैं शादाब, या आप शादाब को कभी किसी अच्छी टीम के खिलाफ आप अच्छी बॉलिंग करते हुए नहीं देखेंगे। वो हमेशा बस ठीक है, और बकौल उनके ऑलराउंडर तो वो बैटिंग ज्यादा बेहतर कर लेते हैं इसके बॉलिंग के हिसाब से, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है, लेकिन वकार भाई अगर आप बैटिंग अगर आपको लगता है अच्छी कर लेते हैं तो कप्तान फिर उनको एज अ बैटर यूज़ करें ताकि वो टीम के किसी तो काम आए, वरना सिवाय फील्डिंग के और मेरे ख्याल में कोई फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से वो टीम के अंदर जो है
अपनी जगह को कंसोलिडेट कर सकें, ऐसा महसूस नहीं होता कि उनके पास कोई है, क्योंकि बड़े ऑर्डिनरी से मीडियोकर से बॉलर वो हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे क्लब लेवल का कोई क्रिकेटर है, बल्कि मेरे ख्याल में क्लब लेवल पे ज़्यादा अच्छे बॉलर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये परफॉर्मेंस बेस आपको सिलेक्शन करनी होगी, वगरना तो ये खिलाड़ी अगर आप टीम के साथ कैरी करेंगे और वर्ल्ड कप में भी आप डेफिनेटली उनको कैरी करेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? मैं आपको बताऊं, जब शादाब शुरू में आए, इन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली थी, ये फर्स्ट क्लास मैच खेलते थे, तो मैंने इनको हमेशा ही कहते सुना कि यार मेरी बॉल कब सही होगी, कब सही। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ जी जी। और ये बॉलिंग के अंदर कभी भी इतना अच्छे नहीं रहे। अब जाहिर है एक प्लेयर को पता है कि मैंने तो खेलना ही खेलना है, तो वो बॉल भी करता रहेगा। मुझे ये बता दिया जाए कि आपने तो वकार साहब खेलना है, 0 करें या 100 करें, आपने तो खेलना ही खेलना है, तो फिर इनका भी तो जाहिर है कभी इनका कर भी लेते हैं। अब ये इतने प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती, बॉलिंग पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और ये पिछले स्पिनर्स की थी, दोनों स्पिनर्स ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हमारे पास। और नवाज को, और मैं तो कह रहा हूँ कि इसलिए भी कि अब गलत चांस दे रहे हैं कि वो तो बहुत अरसे से कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में जी। तो बहरहाल शादाब के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो बॉलर से ज्यादा बैटर ज्यादा बेहतर है, लेकिन बैटिंग के अगर एज ए बैट्समैन उन्हें खिलाएंगे तो उनकी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि बैटर ऑलरेडी हमारे पास टीम मौजूद है। अब इस तरह तो खेलने, मैंने कहा ना, हमने कल अब्दुल्ला शफीक को आजमाया, जो हम बहुत दिन से कह रहे थे, और अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म किया। वो बेसिकली देखिए, वनडे क्रिकेट जो है ना, जस्ट लाइक टेस्ट क्रिकेट, इसमें 2020 का प्लेयर जो है ना, उसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो बड़ी हिमाकत है मेरी नजर में। आप टेस्ट प्लेयर वाले को आप वनडे खिलाएं तो 50 ओवर 300 बॉल बहुत बॉलें होती हैं जी। और इसके अंदर आजकल का जो टेम्परामेंट है, ये मुझे इसको आजमाना पड़ता है। कभी आपने, मैंने कहा ना कि हर ओवर में अगर आपको एक बॉल को चूज करना है कि मैंने सिंगल डबल करना है, और एक कोई बॉल मुझे बैट बॉल मिलती है तो उसमें चौका छक्का है, जो भी बड़ी शॉट मैंने मारनी है, तो वो हम करते नहीं। उन्होंने सिंगल डबल बड़ा अच्छा लिया, उन्होंने अपने हर ओवर में एक चौका छक्का जो भी मौका मिला उन्होंने मारा, और इसकी वजह से मैच भी जीत गया। आप देखें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इकबाल जमील साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा टीम सिलेक्शन के हवाले से बात हो जाए। ये हारिस को टीम में डाल देना और फिर नवाज़ को आप कैरी कर रहे हैं बग़ैर परफॉर्मेंस के, फिर आपने देखा फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस पे बार बार क्वेश्चन लग रहा है, और फिर एक और ये कि कल बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि इमामुल हक इससे पहले हमें फिट नज़र आ रहे थे। कोई इतनी क्रिटिकल इंजरी अगर उनको हो गई थी कि उन्होंने मैच से पहले नाम वापस लिया, तो ये लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि इनफॉर्म बैट्समैन है जो रन्स कर रहा है, बैक स्ट्रेन है या कोई इस तरह का अगर प्रॉब्लम है या कोई माइनर इंजरी है, तो बैटर तो इस तरह की इंजरी कैरी कर सकता है, मैच खेल सकता है। ये क्या वजह थी कि इतना इंपॉर्टेंट मैच आप खेल रहे हैं सेमीफाइनल और आपने अपना नाम विड्रॉ कर लिया? ये हो क्या रहा है, ये समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, ज़रा फरमाइएगा। मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री है, पता नहीं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हारिस रऊफ क्यों बैठे हुए हैं वहाँ मौजूद है। जो रियल माने में इंजर्ड हुआ था नसीम शाह, वो तो पाकिस्तान वतन वापस आ गए, हारिस रऊफ वहाँ बैठे हैं। तो उससे पहले ये बताया गया कि जनाब इमामुल हक को क्या कहते हैं कि फीवर हो गया, मतलब फीवर हो गया, किस टाइप का फीवर हो गया अभी तक तो सिर्फ मैच से पहले ये पता चला कि जनाब उनको फीवर हो गया, उससे पहले कोई खबर नहीं थी कि वेदर ही इज फिट और अनफिट। तो जनाब अगर खेलने का जवाब था तो ये कह देते कि जनाब आपने रेस्ट दिया है। ये कहना कि जनाब उनको अनफिट हो गए हैं और ये हो गया, तो इस टाइप के लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन है, जो डग आउट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंडिया से हारने के बाद उनके हाथ पांव फूल गए हैं और वो श्रीलंका को 100% मैं ये बताऊं कि एक लाइट समझ रहे थे कि एक लाइटर टीम है, हम इनको हरा देंगे, लेकिन ये भूल गए वो कि श्रीलंका की वो टीम है जिसने 6 मरतबा एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। 2022 में पाकिस्तान को ही फाइनल में हराया था, गो के वो T20 था, तो T20 का मैच था। लेकिन जनाब ये अब याद रखिए कि ये जो फॉर्मेट है ODI का, इसमें तीनों फॉर्मेट आते हैं, इसमें T20 भी आता है, इसमें टेस्ट क्रिकेट भी आता है। आखिर में जब आपको रन चेस करना होता है तो ये फॉर्मेट बन जाता है T20 का। टेस्ट क्रिकेट में अपने एप्लीकेशन, जो श्रीलंका ने किया, उन्होंने एप्लीकेशन किया, उन्होंने एक्सिक्यूट किया, उन्होंने एक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो गए जनाब खेलने के लिए। अब दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि आप क्या नाम शादाब के साथ साथ आप नवाज को भी आप ऑलराउंडर कह रहे हैं। खुदा के भाई मरे, ऑलराउंडर एक बड़ी चीज होती है। ऑलराउंडर अगर आपने देखना है
तो बेन स्टोक्स को देखें, इस टाइप के लोग ऑलराउंडर होते हैं। ये हार्दिक पांड्या है, वो ऑलराउंडर है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। आपने खाम खाई में उसको ऊपर ले जाके 5 रन पे आउट हो गए, बहुत मजीद आपने प्रेशर डाल दिया रिजवान के ऊपर और इफ्तिखार के ऊपर। वो तो अच्छा है कि वो कॉन्संट्रेट कर गए, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ये कंडीशन से एडजस्ट किया, देन दे पुल्ड ऑफ। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बड़े मैच में ऐसा नहीं होता। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि आपके जितने पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, आपके की बॉलर जो है शाहीन शाह आफरीदी हैं, उन्होंने 2 विकेट ली, वो टेल की विकेट है, बिल्कुल एंड वाली विकेट है। जिस वक्त उनको अटैक करना चाहिए था उस वक्त उसमें कामयाब नहीं रहे, जिसके लिए बहुत बड़े मशहूर समझे जाते हैं कि पहले ओवर में विकेट ले लेंगे, दूसरे ओवर में विकेट ले लेंगे। यहाँ मैं श्रीलंकन बैट्समैन की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक वेल प्लान, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक कहते हैं ना टेम्परमेंट वाली वो क्रिकेट खेली और उसका नतीजा जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए कि सामने वो मैच जीते, अगो के एक्साइटिंग फिनिश हुआ आखिरी गेंद पे किया, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परमेंट को लूज नहीं किया, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। और उन्होंने कमाल ये किया कि अपने रन रेट को शुरू से पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक दे मेंटेन द रन रेट, और उनकी जीत की वजह ही यही थी, सबसे बड़ी वजह ये थी। और आते के साथ ही दोनों जो पेरेरा थे और कुशल मैंडिस थे, उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानी बॉलर्स को, एकदम पैनिक बन गई। बाबर आजम की समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करें। बाबर आजम को शुड हैव गॉन फॉर अटैक, अगर इतना बड़ा स्कोर था अटैक करते, 2 स्लिप लेके खेलते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही ये कोशिश की कि जरा रन सेव करें। रन ऐसे सेव नहीं होता, पावर प्ले में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया था जनाब, उन्होंने 57 के करीब स्कोर कर दिया था पावर प्ले में, जबकि पावर प्ले रिड्यूस हो गया था, 10 के बजाय 9 ओवर का था, उसमें 1 विकेट गिरी थी, तो सिचुएशन बिल्कुल ही हो गया था। और दूसरा तमाशा ये हुआ कि विकेट में भी इतनी जान नहीं थी, इट वाज अ बैटिंग विकेट ऑल नेचर, ना उसमें गेंद टर्न हो रहा था, ना सीम हो रहा था, बहुत कम स्विंग हो रहा था। तो उन तमाम सिचुएशन का एडवांटेज उठाया उन्होंने, उनकी कंडीशन थी, फैन उनको 35,000 फैंस वर बैकिंग देम। जाहिर बात है पाकिस्तान हैज अ बैड डे, तो यू हैव टू पे फॉर दैट। और दूसरी बात है, आप मुझे ये बता दीजिए दुनिया की कौन सी ऐसी टीम है कि जनाब एक क्रूशियल मैच से पहले आप आधी टीम बदल दें, मतलब आपने आधी टीम बदल दी, मतलब कोई खुदा की मतलब आप ये वजह कहीं आपने सुना है ऐसा कि 6 खिलाड़ी बदल गए, 5 खिलाड़ी बदल गए, हाँ आधी टीम बदल दी, उसका नतीजा क्या होगा आप ये बताएं। दे वर ऑल फ्रेश, बिल्कुल ऐसा उसमें जमान जो था उसका डेब्यू था, जी ऐसा ही होगा, पहला मैच खेल रहा था, एग्जैक्टली। तो मतलब ये इस टाइप की चीजें आएंगी तो फिर आप एक्सपेक्ट करें इसी टाइप के रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया इकबाल साहब कि यही वो वजह है जिसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जो क्रिकेट को ज़्यादा नहीं समझते वो भी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं ज़रा वकार भाई की तरफ जाऊँगा। अच्छा, उससे पहले एक ब्रेक के लिए कहा गया, एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कल जो मैच खेला गया उस हवाले से, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के माबैन। आज भी मैच इस वक्त खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश की टीमों के माबैन। अब से कुछ देर पहले तक इनिंग्स बांग्लादेश की, क्योंकि बैटिंग जारी थी, मुकम्मल होने को थी, और बहुत स्लो स्टार्ट मैच का लिया गया, और बांग्लादेश की टीम ख़ास तौर पर हमने देखा अब से कुछ देर पहले तक जो है वो 265 रन बनाने में 50 ओवर में कामयाब हुई 8 विकेटों के नुकसान पर। और अब जो इंडिया की टीम है वो बैटिंग करने के लिए आएगी, और बज़ाहिर इतना बड़ा टोटल नहीं है, ना ही आज के मैच में हमने बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं उनमें से कोई ख़ास ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो है वो विटनेस की है। शकीबुल हसन जो कैप्टन है वही उनके जो है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, आज भी उन्होंने 80 रन किए। उसके अलावा तौहीद हरीडॉय जो हैं उन्होंने 54 रन स्कोर किए हैं। और नीचे डाउन ऑर्डर में फिर हमने देखा कि जो बैटर्स हैं, मेहदी हसन उन्होंने 29 रन किए, नसीम अहमद जो हैं 44 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं है। बहरहाल देखना यह है कि इसका जो टोटल है इसका दिफा कैसे करते हैं, इसके ऊपर आगे चल के बात होगी। अभी बात हो रही थी ज़रा कल के मैच के हवाले से, जो टीम पाकिस्तान का आखिरी मैच इस टूर्नामेंट में साबित हुआ। अच्छा जी, ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। वकार हुसैन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और इससे पहले इकबाल जमील साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। वकार हुसैन साहब को मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। वकार भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर ज्वाइन करने के लिए। वकार भाई, ये जो कैप्टनसी है पाकिस्तानी टीम की,
और ख़ास तौर पे बाबर आज़म की, कि बॉलर्स को यूटिलाइज़ करना। और ये जो स्टार्ट कल मैच का हुआ है और श्रीलंका की टीम निस्बतन कमज़ोर टीम जो है उसको समझा जा रहा था, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो आए, उन्होंने रन्स करना शुरू किया, बासानी आपके बॉलर्स को उन्होंने काबू किया। अच्छा, बड़ी अजीब बात यह है कि हर दफ़ा जिस टीम के ख़िलाफ़ भी आप कप्तान से जब सवाल किया जाता है कि आप मैच क्यों हारे, तो वो कहते हैं कि वो अगली टीम जो है कोई गेम प्लान लेकर आई थी और उसके ऊपर अमल कर रही थी। जब सारी टीमें गेम प्लान लेकर आती हैं तो आपका जो गेम प्लान है वो कहाँ चला जाता है, ये तो ज़रा बताइए। देखें, आपने ये पहला मैच नहीं है जी। जब भी पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में अंडर प्रेशर आती है, आप बाबर आजम को देखें, वो हमेशा घबराए हुए होते हैं और कभी भी उनकी कप्तान कैप्टनशिप जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। वो कभी अजीब अजीब डिसीजन कर रहे होते हैं, कभी इसको ले आते हैं, कभी किसी बॉलर को ले आते हैं। उनको यही नहीं पता। आप अगर आप देखें, जब इन्होंने पहला मैच इंडिया से हुआ जो 260 समथिंग रन बनवा लिए इन्होंने, वो इसकी वजह ये थी कि आपने 60 रन 64 रन पे 4 खिलाड़ी आउट करके आपने दोबारा से स्पिनर्स लेकर आ गए। अगर हमारे पास 3 फास्ट बॉलर थे, अगर आप 2-2 ओवर भी उनसे उस वक्त करा लेते तो नक्शा कुछ और हो सकता था। तो मैंने कहा ना कि ये अभी आहिस्ता ही आहिस्ता, इतना दिन नहीं लगने चाहिए। ये यहाँ पर जो टीम चल रही है, सिर्फ अभी देखें कि हमारी टीम में आपस में जेल है और एक है, उसकी वजह यह है कि बाबर आजम ग्रुप बना हुआ है टीम के अंदर, जो मैंने अंदाजा लगाया। यानी कि कोई किसी प्लेयर से आप पूछे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इमाम उल हक, कि जी आपके फलाना, तो वो छुट्टी कहते हैं कि जी वो अपने बाबर आजम जो है ना, उसकी वजह से हमारी वो जो है, इसकी वजह से हम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उसके हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि दुनिया में आप देखो, कोई लड़का परफॉर्म करके जब अपना इंटरव्यू देने या कुछ मैन ऑफ द मैच लेने आता है, तो वो कहीं ये जिक्र नहीं करता कि मेरे कोच ने मुझको क्या कि भेजा था कि तुम इस तरह खेलना, इस तरह। हमारे यहाँ पहला लफ्ज ये होता है कि मेरे कप्तान ने और मेरे कोच ने और मेरे मेंटोर ने ये कहा था कि तुमने इस तरह खेलना है। बिल्कुल ठीक है भाई, ये चीजें सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेंगी। जी। ग्राउंड के अंदर बैटिंग आदमी करने जाता है, बॉलिंग करने जाता है, फील्डिंग, तो वहां बताया एक प्लान दिया जाता है जो कोच का काम है। अंदर तो एग्जीक्यूट करना ही प्लेयर में है। तो ये हमारे यहाँ तो बाकायदा कोचेज भी ये कहलवा के शुरू से भेजते हैं कि जाके मेरा बताना कि मैंने, अच्छा कभी ये नहीं कहते जब मैच हार जाते हैं कि कोच ने कहा था कि ये करना, इसकी वो गलत हो गया हमारे पास। तो आप हमारे यहाँ तो सारे का हवाई अजीब बिगड़ा हुआ है। अब बोलना पड़ता है कि हमें कल कोई वजह नहीं थी कि हम मैच हारे। 252 रन बहुत रन थे हमारे, और बॉलिंग हमारी ऐसी, जो बकौल हमेशा कहा जाता है कि बॉलिंग से हम मैच जीतते हैं, लेकिन मुझे तो बॉलिंग बड़ी मीडियोकर लगी कल। और स्पिनर्स तो आपके पास इस वक्त पाकिस्तान की टीम में है ही नहीं। और इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वहां अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं होंगे तो आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, वहां किसी काम के नहीं रहेंगे आप। बिल्कुल आपने सही कहा। और ख़ासतौर पे बॉलर्स, अब हम उस वक्त बिल्कुल होपलेस से, जब इफ्तिखार अहमद से आपको विकेट मिली। बड़ी अजीब बात है कि जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो विकेट ले सकेंगे। बैटर्स ने गलती की है और जिसकी वजह से उनको विकेट मिली है। लेकिन आप जब शाहीन का जब ओवर ख़त्म होता था, उसके बाद ऐसा लगता था कि आपके पास कोई बॉलर है ही नहीं। अब इतने बेबस नज़र आते थे श्रीलंका के अगेंस्ट भी, इंडिया के अगेंस्ट भी, जैसे ऐसा मालूम हो रहा था कि आपको ज़बरदस्ती भेजा गया। और अगेन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं लग रही थी कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं। एक चीज का ऐड कर दूं, मैं एक और वजह बता दूं प्लीज, फिर उसके बाद कि हमारे यहाँ आप देख लें कि पूरे साल का प्लेयरों का शेड्यूल देख लें। अभी से मोस्टली प्लेयर कोई 100 बॉल खेल के आया है, कोई 2020 लीग खेल के आया है पूरी दुनिया से, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है। ये बड़ा हेक्टिक होता है सफर करना। पे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान श्रीलंका में लीग खेल रहा था, उसके बाद उसने 3 वनडे मैच वहां खेले, फिर वो पाकिस्तान में मुल्तान में खेलने आ गए, फिर लाहौर में, फिर वो चले गए श्रीलंका खेलने, फिर वो लाहौर खेलने आ गए। तो आप ये भी एक बड़ा थकाने वाला मामला होता है। तो इसलिए ये आपको सोचना पड़ेगा। इंडियन प्लेयर देखे दुनिया में कोई लीग खेलने नहीं जाता, आप ये नोट कर लें। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सवाल और स्टार्क ने तो मना कर दिया आईपीएल खेलने के लिए कि मेरा वर्ल्ड कप आ रहा है इसलिए मैं नहीं खेल सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रिजवान की मिसाल ले लें, इससे पहले वो श्रीलंका में खेल रहे थे, श्रीलंका से मैच खेल के उसके वेरी नेक्स्ट डे क्या सेम डे फ्लाई कर गए कनाडा के लिए, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से इतनी लंबी फ़्लाइट ली, फिर पाकिस्तान से फिर श्रीलंका। तो ये तो प्लेयर्स को खुद भी सोचना पड़ेगा वकार भाई। अब ये तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपके बॉलर्स ने इतनी क्रिकेट खेल ली है, अब ये वर्ल्ड कप के बाद भी वो सिलसिला नहीं रुकेगा। वो कमर्शियल लीग्स हैं उसमें ही एक्सपोजर लेते रहेंगे।
तो आपकी स्ट्रैटेजी या पॉलिसी है क्या, आपने किस तरह इसको कंट्रोल करना है? क्योंकि लड़कों को तो अब क्रिकेट हर जगह से मौका मिल रहा है। आप देखें दुबई में भी लीग हो रही है, अब तो दुनिया के हर कोने में लीग हो रही है, हर जगह एक्सपोजर ले रहे हैं। कंट्रोल कैसे करे पीसीबी पर? सर कंट्रोल का बहुत आसान तरीका है। आप पाकिस्तान से, जो कभी होगा नहीं आइंदा भी, जो मुझे उम्मीद नहीं, प्लेयर पावर्स खत्म कर दें जी। आप एक डिसीजन अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर लाए नूर खान जैसा, जिसने देखा ना, अगर आपको याद हो कि एक जमाने के अंदर मियादाद के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था। जी जी जी। लेकिन नूर खान ने, ये मैं इतना गवाह हूं, मैं आपको मियादाद से भी करवा दूं, उसने कहा कि चाहे पूरी टीम हट जाए मैं मियादाद को नहीं हटाऊंगा। तो जावेद मियादाद ने खुद जो है उसको खत्म किया कि नहीं मैं आप इसको कर दें, वरना अगर जावेद मियादाद को उन्होंने कहा था कि कप्तान आप ही ने रहना है, कोई खेले खेले आप मुझे इससे बोला। जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो जो 2 दफा थोड़े से रन कर देता है उसकी बदमाशी होती है, प्लेयर पावर जो है आपको खत्म करने पड़ेगा, ये सब सही हो जाएगा मामला। आपको इनकी बिल्कुल दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में चाहे कितना बड़ा प्लेयर क्यों नहीं हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है। लेकिन बड़ी अजीब बात है वकार भाई कि यहाँ पर तो किसी का पता ही नहीं है आप सवाल किससे करें। बोर्ड में कौन ऐसा जिम्मेदार शख्स है कि जब मैच जीतते हैं तो हर शख्स जो है वो ये कहता है कि हमारी वजह से मैच जीते हैं। अभी ये मैच हारना शुरू हुआ है, आप सिलेक्शन कमेटी से पूछेंगे, वो कहेंगे जी बोर्ड का फैसला था, बोर्ड से पूछेंगे वो कहेंगे मैनेजमेंट का फैसला था, मैनेजमेंट से सवाल करेंगे। अकाउंटेबिलिटी आपने कप्तान से, कोच से जीतना है तो उसको अप्रिशिएट करना है और उसको बताना है, उससे एक रिपोर्ट लें। हारना है तो हारने की वजह पूछे, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, फिर उसको बताएं कि आपने कहाँ गलती करी। यहाँ पर तो मैंने कहा ना कि हर आदमी अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है कि मेरी नौकरी बचे रहे, टीम में कुछ भी होता रहे। यहाँ पर देखे ना, नजम सेठी थे तो एक उनकी पूरी टीम आई हुई थी बोर्ड के अंदर, वो रहे उनके आगे जितने पुराने निकाले गए थे सब वापस आ गए। नजम सेठी गए, ज़का अशरफ आ गए, उन्होंने वो टीम करके अपनी टीम लेकर आ गए। अब आप कोई अच्छा काम अगर कर रहा है पुराना तो उसको आप लगाएं। अब वही घूम फिर के हारून रशीद दोबारा आ जाते हैं, वही घूम फिर के वापस शकील शेख आ जाते हैं, वही घूम फिर के फिर ये, तो ऐसे कैसे काम चलेगा मुझे बताएं ना। अब फिर ये ज़का अशरफ आए तो वही मिसबा, वही हफीज, वही सब लोग आ गए हैं और वो अपने देखे ना, यहाँ पर तो बस सब क्या कहा जाए किसी को। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कोई नहीं है वकार भाई, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा और हमारी होप अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो गई है। और बज़ाहिर लगता ऐसा है कि ये जो इंडिया की जो शिकस्त थी इसने आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि वो जो वीकनेसेस आपकी थी, जिसके पीछे आप छुपते आ रहे थे, उसके बारे में बात हो रही थी लेकिन कम हो रही थी क्योंकि आप जीत रहे थे, लेकिन वो मसला आपको था मुस्तकिल, वो अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। और ख्याल ये कि वर्ल्ड कप के लिए अब आपके पास कोई भी तैयारी नहीं है, कोई आपका बैकअप प्लान नहीं है। जितने भी प्लान होंगे सामने वाली टीम के पास होंगे, हमारे पास कोई प्लान नहीं है और इसके लिए कोई आंसरेबल भी नहीं है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई आगे जाके वर्ल्ड कप में कुछ होगा, ये कम बैक कर सकेंगे, क्योंकि जिस नौयत की इंजरी, अभी तक ये भी नहीं पता कि इंजरी नौयत की उसकी क्या है, उसको हील करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी रिकवरी इसमें टाइम ले सकती है, अब कुछ भी नहीं पता। और आपका टोटल जो अभी बॉलिंग डिपेंड कर रही है वो 3 बॉलर्स पे, जिसमें एक हारिस रऊफ है और एक नसीम शाह और एक शाहीन आफरीदी हैं, तीनों के ऊपर कर रहा है। और अगर ये तीनों अगर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? कह चुका हूँ, हारिस के लिए वो 4 ओवर का बॉलर है, उसको कोई 4 रोजा 5 रोजा क्रिकेट उन्होंने बिल्कुल नहीं खेलनी। उन्होंने देखा एक टेस्ट खेला, उसमें वो 4 ओवर के बाद वो बाहर बैठ गए। हमारे यहाँ पर ये सिर्फ 20-20 ओवर की क्रिकेट, जो बिल्कुल एक अलग टीम बनानी चाहिए, 20 ओवर की वनडे की और टेस्ट की ना। 20 ओवर वाला क्रिकेटर को आप वनडे के अंदर टैस्ट मैच में डालें ही नहीं आप। देखिए बिल्कुल डिफरेंट गेम है, डिफरेंट खेल है। आप दुनिया की टीम को उठा के देख लें, मुख्तलिफ खेलते हैं ये लोग ना, ये है सारा सिस्टम। बिल्कुल आपने ठीक है कि तीनों फॉर्मेट की टीम अलग होनी चाहिए। अच्छा होता हुआ नजर नहीं आता मुझे। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा कि फिर आपको 3 कप्तान जो है वो अलग अलग उसके लिए मुंतखब करना होंगे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 कप्तान रखें। मेरे अपने ओपिनियन से मकसद ये कि लोग, छोटा में बड़ी बात है, बाबर आजम की T20 में जगह ही नहीं बनती। वो ओपनर देते हैं, वहां पर ओपनर्स का काम ये है कि 6 ओवर को यूटिलाइज करना। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, 6 ओवर्स में हमारे यहाँ कोई बड़े रन नहीं होते। बिल्कुल हमारे 30 रन वो अपना स्ट्राइक रेट कब सही करते हैं, वो आते हैं 10 ओवर के बाद अपना स्ट्राइक रेट सही कर लेते हैं, तो वो फिर ऐसा नहीं होता। आपने अपनी टीम के लिए खेलना है। आप इसकी मिसाल ले लें कि वो कराची के कप्तान थे PSL में, आप देखें उनकी परफॉर्मेंस देख लें ओवरऑल, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप मकसद ऐसा नहीं है, आपके पास
अच्छे स्लॉगर, अच्छे मकसद ये कि जिसको पता है कौन सा मानना है, वो हम लोग ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि बाबर आजम को कोई कुछ कह नहीं सकता, पूरे ग्रुप के हर आदमी तो बस अब है ना क्या कहे आदमी उसको। तो ये इसका मतलब है कि कप्तान जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया आपकी सिलेक्शन कमेटी से, ये चेयरमैन तो हमेशा खैर से, कोई आज है ही नहीं, नहीं। ये बाबर आजम नहीं है, ये इमरान खान के दौर से शुरू हुआ था ये कप्तान की पावर, और इसके बाद आप इंजमाम की पावर देख लें, वो किसी की नहीं सुनते थे। फिर उसके बाद और जो भी कप्तान आए, आप जिस कप्तान का भी नाम ले लें आप, जो आए उसके बाद उन्होंने सब ने अपनी मर्जी की टीम बनाते थे। मैंने तो इमरान खान को टीवी पे ये कहते सुना है कि ये टीम जो जा रही है ऑस्ट्रेलिया, ये टीम मेरे हिसाब से सिलेक्ट नहीं हुई, मैं इसको चेंज करूंगा। अरे आप इसकी बात करते हैं, जो हमारी लड़कियों की टीम है, ये बिस्मा मारूफ जो है वो पावर, बड़ी पावर रखती है। जब कप्तान थी वो कहती थी कि ये लड़की सिलेक्ट गलत की है, आपने कर तो लिए लेकिन उसको खिलाऊंगी नहीं मिलेगा अपने टूर पे ले जाकर, ये उसके अल्फाज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही का भी हाल है कि आप कल मैच तो खैर जीत गई विमेंस टीम, लेकिन जो सीरीज है वो आपके हाथ से गई है। नहीं सर, मैं तो जीत और हार की तो बात ही नहीं करता। जी, जीत और हार तो नहीं है। देखिए बात यह है कि आपने सिस्टम को सही करना है ना। आप सिस्टम सही नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप एशिया कप का फाइनल जीत जाते, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने सिस्टम को सही करें, तरीक़ेकार को। हम हार तो हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जीतते हम वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जीतने के बाद आपको जरा देखना चाहिए कि इसमें हमारी क्या गलतियां थी जिसको हम सही कर सकते हैं। लेकिन वकार भाई, ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा एक तरीका है, हमारे यहाँ जितने भी इदारे आप उठा के देख लें, वो कमी बेश आपको ऐसी ही सूरत हाल नज़र आएगी जो पीसीबी के अंदर इस वक्त है। आपको लॉबिंग भी इसमें नज़र आएगी, इसमें आपको नेपोटिज्म भी नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बाकी इदारे काम कर रहे हैं वैसे पीसीबी इदारा काम कर रहा है। तो आपको इसी तरह बस जैसे आपकी क्रिकेट चल रही है, कभी अगर आपका तुक्का लग गया, कोई टीम अगर बाहर हो गई उससे रैंकिंग से, तो उसकी जगह आप जो है वो नंबर 1 बन जाएंगे, और हफ्ता 10 दिन के लिए नंबर 1 रहेंगे, उसके बाद फिर कोई और जगह ले लेगा, और उसके बाद आप पोजीशन पे आ 2 दिन के लिए नंबर 1 हुए थे, अगर आपको याद हो। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा तो ये नंबर तक है, ये नंबर 1 नंबर 2 से कुछ नहीं होता। अब आप ये देखें कि आप दुनिया की क्रिकेट देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेल रहा है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड खेल रहा है, क्रिकेट का फर्क तो देखें आप, जमीन आसमान का फर्क है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इतनी एग्रेसिव क्रिकेट, इतने अच्छे रन रेट से वो जा रहे हैं कि मैं हैरान था। इंग्लैंड की टीम जब वो खेल रही थी साउथ अफ्रीका उसके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्या उन्होंने रन रेट को मेंटेन किया। मैं मतलब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। वो वनडे क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी टीम क्रिकेट खेल रही है, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इनका एवरेज स्कोर भी अगर आप निकालें तो पिछले मैचों में अगर आप 3 साल 4 साल का भी रिकॉर्ड निकाल के देखें, वही एवरेज 260 रन 65 रन का स्कोर आप है, जबकि मॉडर्न क्रिकेट में तो लोग 320 से ऊपर चले गए। मैंने कहा ना कि हर टीम में हर आदमी को एक उसका ड्यूटी दे रखी कि ओपनर्स आपने जाना है, आपको टारगेट 300 का है तो आपने इस हिसाब से बैटिंग करनी है, फिर वो वही खेलता है। वहां पर ये नहीं है। अब आप देखें ना कि वो जो इंग्लैंड के कोच आए हैं, वो वाला अपना न्यूजीलैंड ब्रैंडन मैकुलम, उसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। उसने कहा आप ये देखें कि मैं समझता हूं कि अगर तो उसने वही 4 आउट है, लेकिन उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है ना, अब आप आए ब्रांड ऑफ क्रिकेट की तरफ जो दुनिया खेली जा रही है, उन्होंने अपना सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है। उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो 4 दिन के ज्यादा टेस्ट मैच नहीं वो खेल पाते हैं उनसे, या तो वो हार जाते हैं या हरा देते हैं। आप देखेंगे 2 मैच हारने के बाद उन्होंने कम बैक किया और 2 मैच जीत गए वो टेस्ट मैच इंग्लैंड। तो ये बड़ी मकसद ये कि आप पॉजिटिव जब तक रहेंगे आप जब कामयाब रहेंगे। जरा सी नेगेटिविटी आई, आपने कल देखा नहीं बाबर आजम की क्या हालत थी जब वो बॉल रन नहीं रुक रहे थे, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं फील्डर्स के साथ क्या करूं, किसको कहां खड़ा करूं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शोल्डर्स डाउन थे, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी आपकी कि उनका क्या है, तो ऐसा ही है, ग्राउंड में नजर आ रहा था। यही वक्त होता है जब आदमी को उठाना होता है। एग्जैक्टली, कैप्टन का रोल वहीं पता चलता है, वरना वन साइडेड मैचेस जब हो रहे होते हैं, जब आप आसानी से बॉलर्स आपको आउट करके दे देते हैं, वहां तो कप्तानी का काम नहीं होता, वहां तो आपको बॉलर्स वैसे ही मैच जितवा के दे रहे हैं। 252 रन का टारगेट दिया और आपके 50 रन पे 4 आउट कर दिए, तो फिर आपकी कप्तानी उस तरह थोड़ी नजर आती है आपको कप्तानी का ऐसी क्रंच सिचुएशन में पता चलता है। 4 चौके उसने मार दिए, वहां आपने रोकना है, किस तरह रोकना है आपने। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। वकार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। इकबाल जमील साहब का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आगाज़ में हमारे साथ थे और बात हो रही थी एशिया कप के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है,
कि जो परफॉर्मेंस कल रही है, वर्स्ट परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की टीम की रही। स्टार्ट गो के अच्छा हुआ और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स था टीम पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा नाइटमेयर साबित हुआ है और बहुत कुछ सिखा भी गया और समझा भी गया। अब देखना ये होगा कि ये जो मुश्किल वक्त है जिसकी हम बहुत पहले से निशानदेही कर रहे थे कि आपको इसके ऊपर काम करना होगा और जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था महज इस वजह से कि आप जीत रहे थे और कहीं वर्ल्ड नंबर 1 भी आप बन गए थे, लेकिन बहुत जल्दी ये तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई। बहरहाल दुआ करते हैं कि फिर से पाकिस्तानी टीम जो है वो कम बैक करे, इंजरी से जान छूट जाए और बॉलर जो हैं वो वर्क करें और ख़ास तौर पे इस वक्त मैनेजमेंट और पीसीबी है वो अपना रोल प्ले करे, क्योंकि ये लड़के जो हैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खिला खिला के बहुत पहले से इस बारे में बात हो रही है कि इनको आपने ज़ाया करना है और वही नतीजा जो है वो सामने आ गया। जनाब ये गुफ्तगू चलती रहेगी। अब फाइनल जो है वो संडे को खेला जाएगा, तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो है कल भी इनफैक्ट आपसे मुलाकात होगी, थोड़ा और तबसरा करेंगे ये जो आज मैच खेला जा रहा है इसके हवाले से और फाइनल की क्या तैयारियां हो रही हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर इजाज़त आपसे चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।